ओके, सो नेक्स्ट वेक्टर्स होने वाले हमारे वो हमारे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स होते क्या हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, वो कहलाएंगे आपके इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? सपोज पी और क्यू हमारे इक्वल वेक्टर्स हैं तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर डायरेक्शन बराबर है तो उनके यूनिट वेक्टर भी बराबर होंगे। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है इक्वल वेक्टर्स की। नाउ नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो, उनको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर्स। और अगर डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो इक्वल वेक्टर्स। तो ये नेगेटिव और इक्वल एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज कोई वेक्टर ए है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड है हमारा, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपली डायरेक्शन चेंज कर दे देंगे, मतलब माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। गॉट इट? नाउ कोलिनियर वेक्टर्स। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूज होने वाले हैं ये टर्म आगे भी। कोलिनियर वेक्टर्स क्या कहलाते हैं? कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई करें। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई करें उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स। अब ये वेक्टर एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है, तो इसलिए उनको बोलते हैं पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। सपोज कोई वेक्टर, दो वेक्टर ए और बी आपके कोलिनियर है, तो ठीक है, हम लोग एक वेक्टर को कुछ इस तरीके से दूसरे वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं। गॉट इट? तो अगर इन दोनों के अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मान के चलो ए और बी दोनों पॉजिटिव वेक्टर्स हैं, तो लैम्डा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो उनको बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्शन सेम आ गई, तो उनको बोलेंगे पैरेलल है और एक दूसरे के कोलिनियर है और थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो, उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। अगर लैम्डा नेगेटिव है, साइन चेंज हो जाएगा तो वो हो जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू 180। सपोज यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक है, अगर 0 डिग्री है तो हमारा क्या कहलाएगा? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? हमारे पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के। ठीक है, तो ये वेक्टर यहाँ पर भी हम लोग ट्रांसलेट करके एक ही लाइन पे पुट कर सकते हैं, तो उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, इसलिए इनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नाम भी कोलिनियर, लीनियर लिखा, इसका मतलब क्या है? लाइन, एक ही लाइन पे। इसी प्रकार कोप्लेनर, जैसे कोलिनियर था कोप्लेनर आ गया। अब इसमें होगा क्या कि वेक्टर्स दो लाई इन सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन वेक्टर को बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर की कंडीशन क्या है कि अगर मान के चलो 3 वेक्टर आपकी लाई कर रहे हैं इन सेम प्लेन, तो जो आपका स्केलर प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हो? जस्ट मेट इसका डिटरमिनेंट निकालना तीनों वेक्टर का। यहाँ ए के कंपोनेंट, बी कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे। तो अगर 0 आ गया तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अब कोप्लेनर वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं कि सपोज इन तीनों में से किसी एक वेक्टर को अगर हम लोग बाकी के 2 वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन या लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पाएँ तो उन वेक्टर को बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अगर तीनों वेक्टर एक यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है और एक यहाँ लाई कर रहा है, तो हम इन तीनों में से किसी एक वेक्टर को बाकी के 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग लिख सकते हैं। और जब एक वेक्टर को किन्हीं 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ लिखते हैं तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कोप्लेनर वेक्टर क्या कहलाते हैं? जो सेम प्लेन पर लाई करें। उनका डिटरमिनेंट, अगर स्केलर प्रोडक्ट निकालूं, जो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, वो निकालूं और उसका रिजल्ट कितना आ जाए? 0 आ जाए, तब भी हम लोग प्रूव कर देंगे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर मान के चलो कि 3 वेक्टर को, वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को हम लोग बाकी के 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो वो तीनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये 3 कंडीशन है कोप्लेनर वेक्टर को प्रूव करने की। ओके, सो लास्ट टाइप हम लोग देख लेते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, तो इसकी डेफिनेशन है कि ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, वो कहलाएंगे हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बट जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या कहलाएगा? एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो पी वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन एन कैप के अलॉन्ग है, उसका मैग्नीट्यूड के है, तो आपका क्यू वेक्टर होगा, अगर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो 1/k मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन आपकी सेम हो जाएगी। इस वजह से पी और क्यू के कहलाएंगे हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स। ठीक है, रेसिप्रोकल वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालें तो 1 आ गया। गॉट इट? रेसिप्रोकल का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि हम लोग सॉलिड स्टेट में देखते हैं। रेसिप्रोकल वेक्टर्स, प्रिमिटिव वेक्टर्स कैसे होते हैं। सपोज ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हमारे प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं।
अगर इनका रेसिप्रोकल वेक्टर्स लिखना तो हम लोग कैसे लिखते थे, कुछ इस तरीके से, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो अगर मैं देखूं, मैंने क्या बोला था, डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो अगर ए स्टार ए का रेसिप्रोकल है तो इसका मैग्नीट्यूड इसके रेसिप्रोकल के बराबर आना चाहिए। देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड निकालना तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड नीचे वाले का मैग्नीट्यूड। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एक मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोलूँगा तो ये बी क्रॉस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ से फाइनल देख सकते हो कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो आपका वेक्टर ए, मतलब जो रेसिप्रोकल लेटिस में डिफाइन था ए वेक्टर या ए स्टार, वो रेसिप्रोकल है प्रिमिटिव वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉलिड डिस्टेंस में भी हम लोग ये चीज़ प्रूव करते हैं कि रेसिप्रोकल लेटिस, डायरेक्ट लेटिस, उनके प्रिमिटिव वेक्टर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बात कंप्लीट कर चुके हैं रेसिप्रोकल लेटिस, और साथ ही साथ इसके पहले जो वेक्टर्स हम लोगों ने डिफाइन किए थे, कोप्लेनर, कोलिनियर और नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर्स, टोटल 12 हम लोगों ने डिफाइन कर लिए, उनकी प्रॉपर्टी भी देख ली। तो अगर विद इन 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट सारे नाम याद रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, कि पहला क्या था, ट्रू वेक्टर, दूसरा क्या है, सूडो वेक्टर, तीसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। फिर नल वेक्टर भी आया था हमारा, कोलिनियर आया था, कोप्लेनर भी आया था, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने अभी भी ये पढ़ा, रेसिप्रोकल भी आया था, और भी देख सकते हैं न्यूनेट वेक्टर भी आया था, नॉर्मलाइज वेक्टर भी आया था, और सूडो वेक्टर, और कह सकते हैं हम लोग ट्रू वेक्टर्स। तो ये सारे 12 कंप्लीट हम लोगों ने वेक्टर्स देख लिए। इनकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्योंकि आगे यूज होगी वेक्टर एनालिसिस में। तो आई होप ये चीज़ें आपको यूजफुल होंगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बाकी अब हम लोग देखेंगे आगे जो आपके वीडियोज़ होंगे या लेक्चर्स होंगे वो प्रोडक्ट के बारे में होंगे, कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है गाइस, और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।